हेलो एवरीवन। जय हिंद सब किसी को। और मैं पंकज कुमार इस लेसन में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्या पकौड़े? अरे नहीं यार, डीएनए रेप्लिकेशन। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया बूस्ट के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में किस तरह से इसको डील करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और अब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है और डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग करते कब करते हैं, कब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन का बहुत सिंपली मीनिंग है कि हम लोग डीएनए की क्या बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। और जब डीएनए की कॉपी बना रहे हैं तो डीएनए की कॉपी क्यों बना रहे हैं, ये भी सवाल आता है। तो देखिए, अगर अगर मैंने कहा कि यहाँ पे एक सेल है, क्या है, एक सेल है। अब सेल तो पूरे टाइम, पूरे यूनिवर्स जब तक रहेगा तब तक ये सेल तो रहेगा नहीं, क्योंकि सबका एक लाइफ स्पैन है। तो ये सेल अब मरने से पहले क्या होगा, डिवाइड करेगा। तो ये सेल मरने से पहले जब डिवाइड करेगा तो इसके अंदर का जो ये न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस में ये जो डीएनए है, ये भी जब डिवाइड करेगा सेल, तो एक सेल से कितने सेल बनेगा? एक सेल से बनेगा, एक सेल से बनेगा 2 सेल, एक सेल से बन गया 2 सेल। सपोज कि अगर यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड नहीं करता, न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करता, अपने कॉपी नहीं बनाता, तो ये जो न्यूक्लियस है इसी का आधा आधा हो जाता है, आधा इसमें चला जाता, आधा इसमें चला जाता। तो क्या इसमें जो न्यूक्लियस जाता वो अपने पेरेंट की तरह जाता, पेरेंट की तरह होता? नहीं होता, क्योंकि आधा है। तो आधी कोडिंग करेगा, आधी कोडिंग नहीं कर पाएगा ये सेल, आधे फंक्शन करेगा, आधे फंक्शन नहीं कर पाएगा, और आधे फंक्शन ये करेगा। मतलब कि ये दोनों सेल्स में क्या है, आधे आधे डीएनए जाने की वजह से ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि ये जो जैसे ये पेरेंट सेल है उसी तरह से ये सेल भी बन के जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें डीएनए पूरा देना पड़ेगा। तो अब इसके सेल में, इस सेल में हमें डीएनए की क्या करनी पड़ेगी, कॉपी बनानी पड़ेगी। तो लीजिए भैया, हम लोग इसकी कॉपी, ये रफली ये हम लोग ने यहाँ पे एक और कॉपी बना दी। तो जब ये सेल डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा तो एक कॉपी इसमें जाएगी डीएनए की और एक कॉपी इसमें जाएगी। तो डीएनए की एक कॉपी हम लोग ने यहाँ भेज दी और एक कॉपी यहाँ भेज दी। तो ये सेल डिवीजन के टाइम में हम लोग ने देखा क्या कि डीएनए का कॉपी होता है ताकि वो डीएनए सेल्स में जा सके। तो डीएनए का जो कॉपी बनेगा, वो डीएनए का कॉपी किसी भी तरह का सेल डिवीजन हो, भले वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, मैं ए माइटोसिस की बात नहीं कर रहा, ठीक। तो भले ही वो क्या हो, माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों ही केस में जो सेल डिवीजन होगा वो एस फेज में होगा। तो भैया ये एस फेज क्या है? तो एस फेज क्या होता है कि जो सेल डिवीजन में एक ऐसा फेज होता है जिस फेज में न्यूक्लियस का जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो अपना सिंथेसिस करता है, मतलब अपनी कॉपी बनाता है, एस फॉर सिंथेसिस। तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उस फेज को हम लोग एस फेज कहते हैं। ये एक सेल डिवीजन का फेज है। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए ने अपनी एक और कॉपी कैसे बनाई। और जब भी डीएनए की कॉपी बनेगी वो कैसी होगी, सेमी कंजर्वेटिव होगी कि नॉन सेमी कंजर्वेटिव होगी? तो आपका जवाब होना चाहिए कि कंजर्वेटिव होगी या सेमी कंजर्वेटिव होगी या डिस्पर्सिव होगी। तो जिस बच्चे ने भी डिस्पर्सिव या कंजर्वेटिव जवाब दिया तो वो दोनों ने गलत दिया। सही जवाब क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव। आओ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है तो इसमें नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो एक दूसरे को बांध के रखेंगे। जब तक ये बांध के रखेगा तब तक ये सेल, ये जो डीएनए आप लोग देख रहे हो, ये डीएनए क्या डिवाइड हो पाएगा, अपनी कॉपी बना पाएगा? नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी नाइट्रोजनस बेस को हम लोग जो है उसकी बॉन्ड है उसको हम लोग तोड़ेंगे। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो उसके लिए कोई ना कोई औजार चाहिए। तो आप क्या हथौड़ी लोगे? नहीं ना, आप क्या लोगे, एंजाइम्स लोगे, ठीक। तो कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए हेलिकेज। तो ये जो डीएनए हेलिकेज है यहाँ पे वर्क करेगा डीएनए पे और उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उसको तोड़ने लगेगा। ध्यान रखना, मैं पूरा डीएनए रेप्लिकेशन अभी नहीं बता रहा, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ।
तो इनिशिएशन तो हो गया भाई डीएनए रेप्लिकेशन का कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग सेपरेटली सीधे सीधे हो गए। अब क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे ही ये सेपरेट हो जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड, तो अब उस पर हमें क्या करना है, कॉपी बनानी है, नए स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है। तो ये रहा नया स्ट्रैंड। तो जो नया स्ट्रैंड होगा वो कंप्लीमेंट्री होगा अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड की। भैया ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है कि एक ढांचा, हम लोग एक ढांचे पे एक नया स्ट्रैंड तैयार कर रहे हैं, हम लोग कोई नया स्ट्रैंड बना रहे हैं तो किसी के ढांचे पे बनाएंगे ना। तो ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला पुराना वाला स्ट्रैंड है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। और इस पे अगर 3 प्राइम है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे क्या होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा। ये अपने आप तो बनेगा नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हमें क्या चाहिए, पहले से एक न्यूक्लियोटाइड का चेन चाहिए, छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का चेन। और उस न्यूक्लियोटाइड के चेन को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमर आरएनए। तो प्राइमर आरएनए उस न्यूक्लियोटाइड के चेन को कहेंगे हम लोग। और नया नया जो न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़ेगा उसको जोड़ने का कौन काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। यार ये 3 है मतलब 1 2 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। और उसकी हम लोग चर्चा हम लोग कुछ देर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे आके जोड़ते जाएगा, जोड़ते 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 ये क्या बना दिया, लंबा सा स्ट्रैंड बना दिया, लीडिंग स्ट्रैंड बना देगा। उसी के अपोजिट आप देखोगे कि यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम, जब भी मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहा हूँ मतलब कि मैं पेरेंट डीएनए की बात कर रहा हूँ। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे बहुत सारे आरएनए प्राइमर है, एक ये आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर, मतलब कि हर एक आरएनए प्राइमर पे नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, लेकिन सबको एक साथ हम लोग इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमराइजेशन मतलब कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू करेगा तो इस पे कुछ जोड़ेगा, फिर यहाँ पे एक नया आरएनए प्राइमर आ जाएगा, फिर इस पे जोड़ेगा, फिर आरएनए प्राइमर एक और आ जाएगा। ऐसे करते करते 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जो होगा वो स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। जो 5 प्राइम से 3 प्राइम इस डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनते चला जाएगा। और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड बनेगा बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में बना है, एक ये छोटा सा टुकड़ा, एक ये छोटा सा, एक ये छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे आरएनए प्राइमर रहने की वजह से बने। और इन्हीं सारे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो भैया इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रैंड तो फिलहाल बना नहीं कंप्लीट, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उसको, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग मतलब कि लैग कर रहा है, ठीक है, बीच बीच में। अब तो हम लोग ने देखा कि भाई कुछ तो हम लोग ने डीएनए स्ट्रैंड बना लिया, लेकिन कुछ अधूरा बना है। तो इसको अधूरे को हमें क्या करना है, अधूरे को हमें पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो ये वाला नाइट्रोजनस, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होगा यहाँ पे इस रीजन में खाली जगह पे, उसकी कॉपी तो इसने बनाई नहीं। तो उस ये जो खाली जगह है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आएगा, इस खाली जगह को भरने के लिए आएगा, इस खाली जगह को भरने के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। लो आ गई बात डीएनए पॉलीमरेज 1 की। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, इस खाली जगह को भरेगा, रिपेयर करेगा पूरे लैगिंग स्ट्रैंड को भी और इस लीडिंग स्ट्रैंड को भी रिपेयर कर दे। तो क्या इस खाली जगह को भर दिया मतलब ये दो स्ट्रैंड, पुराने वाले जो स्ट्रैंड है वो जुड़ गए ना, मुझे तो नहीं लगता। तो उसको जोड़ना है तो यूज़ क्या करेंगे हम लोग, फेविक्विक। अरे नहीं, तो फेविक्विक यूज़ नहीं करके हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, डीएनए लाइगेज। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, अटैच कर देगा दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, सिर्फ दो को नहीं, सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जोड़ देगा। जैसे ये जुड़ते जाएंगे वैसे एक नया स्ट्रैंड तैयार होते जाएगा और हमें अंत में टर्मिनेशन में हमें मिलेगा क्या कि 2 डीएनए बनके तैयार हो जाएंगे। अरे वाह, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म क्या, अरे नहीं, अब तो इसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल चल के पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अरे देखो समझ में आती है ना, तो फिर अभी क्या करना है कि अगर आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो मेरे रेफरल कोड को आप यूज़ कीजिए
और इस रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है डिस्काउंट मिलेगा, बहुत डिस्काउंट मिलेगा, और वो काफ़ी डिस्काउंट है, 10% होगा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पे, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। उसके अलावा भी अगर आप मेरे साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्लासेस करना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अगर नहीं भी होगा तो आप कमेंट भी कीजिए कि हाँ मुझे चाहिए, तो फिर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास चाहिए तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वैसे लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस चलती रहती हैं, चल रही हैं, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में याद रखना, डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड दिया हुआ है अनअकैडमी का, आप जाके उसको यूज़ करो, और जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे आप अनअकैडमी पे, उस पर डिस्काउंट पाइए। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं, चलते चलते पहुंच गए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे अगर मान लो कि सर कितना मनाते हैं, अरे मनाते नहीं, वो चीज़ों को समझाने में बहुत ही मजबूती देता है। ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, तो ये रहा जो डीएनए का स्ट्रैंड है, तो डीएनए का जो कॉपी होगा वो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा भैया, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो डीएनए का जो कॉपी बनना होगा वो स्टार्ट हो जाएगा एक खास जगह से। उस खास जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक के केस में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, वो सिंगल होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होगा, सिंगल होगा, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। किसके केस में, ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक के केस में। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं था ना। अब ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक के केस में एक सिंगल ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, लेकिन जब मैं यूकैरियोटिक की बात करूंगा, यूकैरियोटिक के केस में इसमें मल्टीपल होगा। क्या होगा, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, मल्टीपल और आई होगा। क्या होगा, मल्टीपल और आई। किसके केस में, भूलना नहीं, क्या, यूकैरियोटिक के केस में। यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, अरे वाह, जिस किसी ने भी ये बताया कि यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो पाया जाता, तो उसने गलत बताया। तो सही जवाब क्या होगा कि यूकैरियोटिक सेल वो होगा जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल वो होगा जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोटिक, ठीक, यूकैरियोटिक के में मल्टीपल और आई होगा। तो अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूंगा तो यूकैरियोटिक में आप लोग देखोगे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, जहाँ मन वहाँ से हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें पता चल गया यहाँ से होना है प्रोकैरियोटिक केस में, तो फिर क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है या फिर दोनों डायरेक्शन में होगा, बताइए बताइए बताइए, कमेंट में जरूर बताते जाइए। और अब इसका जवाब सुनिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब हमें मिल जाता है तो हम लोग जो डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में जो रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होगा। रेप्लिकेशन धीरे धीरे इस डायरेक्शन में भी जाएगा और रेप्लिकेशन उल्टा डायरेक्शन में भी जाएगा। सेम इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होता जाएगा और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होता जाएगा। तो फिर बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन कैसे होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। सब में बाई डायरेक्शनल होता है क्या, नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो रेप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। कैसा होगा,
यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ गया। अब तो हम लोग जान चुके हैं कि बाई डायरेक्शनल सारे ही सेल में होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल में, लेकिन जो यूनि डायरेक्शनल जो रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होगा और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, सिर्फ कुछ। अब देखो यूनि डायरेक्शनल का मतलब क्या, कि यूनि डायरेक्शनल का मतलब कि ये मैंने मिटा दिया है, ये हो गया ख़त्म। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि जो रेप्लिकेशन होगा सिर्फ अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, पीछे की तरफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, तो कहेंगे यूनि डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल प्रोकैरियोटिक, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड ऑल यूकैरियोटिक सेल में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। अब देखो जो नेक्स्ट है वाली बातें हैं वो है कि कौन कौन से एंजाइम है जो हमें रिक्वायर्ड है, किसके लिए रिक्वायर्ड है हमें, डीएनए के रेप्लिकेशन में। तो जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, पहले एंजाइम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हेलिकेज, सॉरी न्यूक्लियेज। ठीक, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्या जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो इसी से में होता है ना, दो सुगर्स को जोड़ने वाला होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा यहाँ पे उसको तोड़ना हो, कहाँ हो, तोड़ना हो, तो अगर मुझे यहाँ से इसको तोड़ना है तो फिर क्या लूँगा मैं, न्यूक्लियस लूँगा। तो क्या मैं कहीं ना कहीं बीच में तोड़ रहा हूँ, अंदर की तरफ तोड़ रहा हूँ, ना एंड पे तोड़ रहा हूँ, ना इस एंड पे तोड़ रहा हूँ, मैं कहाँ तोड़ रहा हूँ, बीच में तोड़ रहा हूँ। तो वो न्यूक्लियस जो बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस। आई बात समझ, एंडोन्यूक्लियस किससे कहते हैं, जो न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बीच वाले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है उसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इधर वाले लास्ट वाले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना होगा, लास्ट वाले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो हम लोग क्या ये अप्लाई करेंगे, बोलो बोलो बोलो, सही जवाब एक्सो न्यूक्लियस। जिस किसी ने भी एक्सो न्यूक्लियस कहा वो सही जवाब है, एक्सो न्यूक्लियस कहेंगे। आती है बात समझ, तो बहुत बढ़िया। तो एक्सो न्यूक्लियस क्या होता है, किसी एंड पे जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है और नाइक प्रोड्यूस करता है। नाइक मतलब कि एक छोटा सा काटा हुआ हिस्सा, कट का निशान। ठीक, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो एक शुगर है, शुगर में क्या है, फॉस्फोरस है। तो इस फॉस्फोरस वाले यहाँ पे फॉस्फोरस का जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग तोड़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सो न्यूक्लियस, जिस एंजाइम से हम लोग तोड़ेंगे। अगर न्यूक्लियस कौन सा है, न्यूक्लियस अगर बीच वाले शुगर के फॉस्फोरस वाले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है तो एंजाइम कौन सा होगा, इंडो, मतलब अंदर वाला न्यूक्लियस, इंडो न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक, तो न्यूक्लियस का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द न्यूक्लियस एंजाइम एक्ट ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ द आइदर द 3 प्राइम और 5 प्राइम फॉस्फोइस्टर बॉन्ड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। फॉस्फोडाइस्टर बोलने का मतलब कि दोनों तरफ। ठीक, फॉस्फोइस्टर बोलने का मतलब सिर्फ एक तरफ वाला, दोनों तरफ एक तरफ नहीं समझ में आया। देखो ये वाला फॉस्फोरस है, ये आगे भी जुड़ा है और पीछे भी जुड़ा है, तो जो पीछे और आगे तो दो बॉन्ड से जुड़ा है ना फॉस्फोरस, आगे वाले शुगर से पीछे वाले शुगर से, तो इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अगर मैं एक को कंसिडर करूंगा तो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अब इतनी बात समझ में आती है कि एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, बीच वाले शुगर के फॉस्फोरस बॉन्ड को तोड़ेगा और एक्सोन्यूक्लियस लास्ट वाले शुगर के फॉस्फोरस बॉन्ड को तोड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला जो एंजाइम हम लोग देखेंगे वो कौन सा है, वो एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पॉलीमरेज का एंजाइम के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे पढ़ने से कुछ फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं पढ़ के बता दूंगा। ठीक, पॉलीमरेज एंजाइम में क्या है कि ए पॉलीमरेज एंजाइम कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट इज ए कॉपी ऑफ अनदर। ठीक, पॉलीमरेज एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड द रेप्लिकेज एंजाइम फॉर द डीएनए पॉलीमराइजेशन 3 मॉलिक्यूल आर एसेंशियल। तो ये कहना चाहता है कि जो एक नया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाने वाला है, ठीक है, जो नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा, यहाँ पे ये टेम्पलेट स्टैंड है,
इस पे जो नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो जिस एंजाइम से वो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमरेज एंजाइम। तो पॉलीमरेज एंजाइम भी कितना तरह का होता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम जो काम करेगा और उसकी जो नीड है किसी भी नए न्यूक्लियोटाइड के चेन को बनाने के लिए, तो उसकी नीड क्या है, बेसिक 3 नीड है। कौन कौन सी? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अगर आपको नहीं पता तो पिछले वाली वीडियोस में जाके देखिए, और उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं मिल रहा है आपको वीडियोस, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि अगर आपको चाहिए वीडियो, तो मैं और वीडियो बना के उसका भेज दूंगा। अब देखो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, इसमें 3 फॉस्फोरस होगा, ठीक है। तो डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और उसी तरह से साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, और ये डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमाइन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से ये 4 न्यूक्लियोसाइड होंगे जो एक एक करके जुड़ेंगे। देखो मान लो यहाँ पे प्राइमर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इस वाले प्राइमर के थर्ड एंड पे क्या है, OH ग्रुप है, और यहाँ पे जो डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये वाला है, इसमें 3 फॉस्फोरस है, तो ये जो 2 फॉस्फोरस होते हैं वो टूट जाते हैं और हाइड्रोजन को लेके चले जाते हैं, फिर वो बना लेते हैं पायरोफॉस्फेट। और ये जो फॉस्फोरस है, बच गया जो फॉस्फोरस है, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, फिर ये एक तरह से एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। फिर इस न्यूक्लियोटाइड पे जो देखोगे थर्ड प्राइम पे इसका क्या हुआ, OH ग्रुप मौजूद है। फिर एक और यहाँ पे आएगा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कौन सा वाला आएगा, यहाँ पे क्या है, G है, तो यहाँ पे साइटोसिन वाला आएगा, तो डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, पायरोफॉस्फेट क्या होगा, टूट जाएगा, ये पायरोफॉस्फेट टूट जाएगा, और ये जाके एक सिंगल फॉस्फोरस ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के ऑक्सीजन से थर्ड प्राइम पे बाइंड कर जाएगा। अब देखो आप लोग देख रहे हो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ स्ट्रैंड बढ़ते जा रहा है, तो जो नया वाला जो स्ट्रैंड होगा कभी भी कहाँ होगा, नया वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो थर्ड प्राइम पे होगा। जैसे ये पायरोफॉस्फेट का ये जो फॉस्फोरस का बॉन्ड टूटेगा तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा। तो प्राइमरी स्ट्रैंड तो आपने देख लिया जो कि जरूरी होता है। तीसरा क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर मान लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड रहे ही नहीं तो कौन सा वाला यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जोड़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये इसलिए पता चलेगा हमें कि वहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे वो नाइट्रोजनस बेस होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग उसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे T है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जोड़ेंगे, एडिनोसिन वाला। अब जो है पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो भी 3 तरह का होगा। पॉलीमरेज एंजाइम भी कितनी तरह का होगा, 3 तरह का। आओ देखते हैं कौन कौन सा। तो पॉलीमरेज एंजाइम को जो सबसे पहले देखा था वो किसने देखा था, आर्थर कॉरेनबर्ग ने। आर्थर कॉरेनबर्ग ने पॉलीमरेज 1 को देखा था, और ये 1 उसके काम करने के हिसाब से नहीं है 1, क्योंकि इसका डिस्कवरी के अनुसार इसका 1 नाम दिया गया, डीएनए पॉलीमरेज 1 1960 में देखा गया था। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 मिलकर ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, और जो कि इस प्रकार लिखे हुए हैं। प्रूफ रीडिंग करेगा, मतलब कि जो डीएनए बन जाएगा, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड जो बन गया है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, इसको रीड करेगा कि ये सही से स्ट्रैंड बना है कि नहीं, इसमें कुछ गलत मिलावट या फिर कुछ मिसिंग तो नहीं है, इसको प्रूफ रीडिंग करेगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये करेगा कि वो रिपेयर करेगा, अगर कुछ खराब होगा तो उसमें क्या करेगा, रिपेयर करेगा। तीसरा रिमूविंग आरएनए प्राइमर। आरएनए जो प्राइमर होता है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक। किससे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट में भी जितने भी आरएनए प्राइमर होंगे उस सबको रिमूव कर देगा। फिर जो गैप्स बचते हैं, उसमें जो गैप बचता है, जो यहाँ पे हम लोग ने देखा था, ये गैप्स जो बच रहे हैं ना, तो ये सारे जो गैप्स बचते हैं इसको कौन भरेगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड पे ये जो गैप्स बचते हैं इनको
भरने वाला जा रहा है पॉलीमरेज 1। और पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? पॉलीमरेज 2 लगभग ये प्रूफ रीडिंग और रिपेयरिंग और ये दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज 2 भी साथ साथ करता है। इसके अलावा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का जो ग्रोथ होता है उसमें भी हेल्प करेगा। जो अहम एंजाइम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है डीएनए के पॉलीमराइजेशन में, जो स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है, वो कौन सा है? पॉलीमरेज 3। तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन में ही बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एक तरह से हॉलो एंजाइम की तरह काम करता है। और मतलब कि इसमें कुछ यूनिट्स होंगे, तो वो कितनी यूनिट्स होंगे उसकी संख्या होगी 10। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 10 सब यूनिट से मिलकर जुड़ा होता है, बना होता है। जैसे कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन, थीटा, टॉ, गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश, इस तरह से होते हैं 10 यूनिट। जब हम लोग इसको गैप को भर देंगे, डीएनए के स्ट्रैंड के गैप को, तो उसको हमें क्या करना है? अब उसको जोड़ना भी है। तो उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? उसको जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? NAD+ को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे 3rd प्राइम पे जो 5th प्राइम का जो फॉस्फोरस होगा उसको जोड़ देगा 3rd प्राइम पे। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस एंजाइम कैटलाइजिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 3 प्राइम OH, ये वाला 3 प्राइम का OH और 5 प्राइम फॉस्फोरस। तो ये क्या करते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट में जो 3 प्राइम पे OH होगा और 5 प्राइम पे जो फॉस्फोरस होगा, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है और बॉन्ड बना देता है कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान देना कि जब ये ऐसा बॉन्ड जब बनेगा, जब ये जुड़ेगा, तो फिर वहाँ पे NAD+ क्या होगा? NAD ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को बहुत खुशी समाप्त करते हैं। अगर आपको प्लीज़ समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। और भूलना नहीं रेफरल कोड यूज़ करने। अगर आपको अनअकैडमी में कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरी लाइव क्लासेस अनअकैडमी पे भी करने हैं, तो आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो, ले सकते हैं। अनअकैडमी के अलावा अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस करनी है डायरेक्ट, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।